हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। उनके जो इलेक्शन है सेंट्रल कौंसिल और रीजनल कौंसिल्स के अपने 6 और 7 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपने क्या कंसीडर करने हैं सही कैंडिडेट सेंट्रल कौंसिल और रीजनल कौंसिल के लिए चुनने में, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या हमारे कोर वर्निंग इश्यूज हैं जो प्रोफेशन को इफेक्ट करते हैं जो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट्स में होने चाहिए। सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो सिनेरियो है काफी क्रिटिकल है हमारा। ये इलेक्शन आप ये मानकर चलिए कि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपना जो फ्यूचर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अपने फ्यूचर, आपका जो फ्यूचर है उस पे ही, साथ में इंस्टीट्यूट का और साथ में ही इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। अगर आप अब देखें कि प्रपोज्ड डायरेक्ट टैक्स कोड है, इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं कि जो टैक्स ऑडिट्स हैं, जो नॉन सीएज या अदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो कर सकते हैं। इसका मतलब है जो टैक्स ऑडिट हैं वो कोई जो नॉन एक्सपर्ट है उस एरिया के वो कर सकते हैं। वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ एनी प्रोफेशनल, बट ये है कि जो उस एरिया के एक्सपर्ट नहीं है वो कर सकते हैं चार्टर्ड। और दूसरा, अभी बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें सब्सटेंशियली इम्पैक्ट कर सकता है हमारी ऑडिट फीस को। आपकी ऑडिट फीस क्या होगी, पहले निर्धारित करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता था और वही ऑल ओवर द इंडिया जितने भी पीएसयू हैं उनके ऊपर मैंडेटरी अनिवार्य होती थी। बट आज की डेट में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो पीछे कुछ दिन पहले पास हुआ है, उसमें हर बैंक को ऑटोनॉमी है कि वो अपने हिसाब से फीस को लेस प्लस कर सकता है। जो प्रोफेशनल चार्जेस हैं हमारे कॉन्करेंट ऑडिट या आप स्टॉक या अदर ऑडिट्स के, जहां पे बैंकों को ऑटोनॉमी, बैंक अपने आप डिसाइड करते हैं, वो आप सबको पता है कि आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से वो चार्जेस कितने होते हैं। और ये चार्जेस फिक्स करने के बाद, ये उनको जो बैंक वालों को ऑटोनॉमी देने के बाद, आपकी जो ये पोजीशन है कि इंडिपेंडेंस की, वो कितनी रह जाएगी, आपका क्राइटेरिया क्या रह जाएगा, वो सारी चीजें अंडर थ्रेट हैं। अब एक जो प्रोटेक्शन एक्ट है, सीए प्रोटेक्शन एक्ट है, ऑटोमेशन ऑफ अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट चाहे बैंक ऑडिट्स हों जहाँ कोई और ऑडिट्स हैं जैसे स्टॉक ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट्स वगैरह, इन सब का क्राइटेरिया अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। कोई यूनिफॉर्म सिस्टम हो कि एक ही बार आपने एमईएफ में अप्लाई किया, जिसने डाटा पिक करना है वहां से पिक कर लिया, उसके हिसाब से ही जो एलिजिबल फर्म्स हैं उसको सम प्री डिफाइंड कोई जो सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन है, उसके थ्रू अलॉटमेंट हो जाए। ऐसे कोई इश्यूज हों जो टेक केयर हो। हमारा जो प्रोफेशन है, आपने वोट करना है उन लीडर्स को जो इन चीजों को, जो इन मुद्दों को आगे ला सकें, हमारी प्रोफेशन की छवि को और बढ़िया बना सकें। अब अपने जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके सामने। तो ये सब तभी हो सकता है जब हम लोग वोट करेंगे। वोट भी आपने करनी है अप टू 100%। अब जैसे इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर रखा है, हर कोई अपना रीजन भी चेंज कर सकता है, सेंटर भी चेंज कर सकता है, बूथ भी चेंज कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर इतनी वो सुविधा दी गई है, तो जो हम अपने सेंट्रल कौंसिल और रीजनल कौंसिल्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरे विचार में हम 100% के जो है
टारगेट करके वोटिंग कर सकते हैं। जितनी वोटिंग करेंगे उतना ही हम एक सशक्त आईसीएआई का गठन करने में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। अगर वोटिंग नहीं करते तो फिर तो मेरा ख्याल है हमें किसी को एक्सपेक्ट करने का या क्रिटिसाइज करने का भी कोई राइट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन इसके 4 साल के बाद होंगे। 4 साल के बाद जब होंगे तो तब सिनेरियो काफी बदल चुका होगा विद द न्यू जो मेन स्ट्रीम में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे। देन मेंबर्स इन प्रैक्टिस को ये इंश्योर करना है। और प्लस ये भी है कि जब आपने वोटिंग करने जाना है अपने पोलिंग बूथ में तो आपने जो सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं, वहां पे आपने मार्किंग करनी है न्यूमरिक्स में मार्किंग करनी है। दिस इज ए बेसिकली प्रेफरेंशियल वोटिंग। तो आप एन नंबर ऑफ प्रेफरेंस, जितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उतने आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप पहले ही एनालाइज करके जाइए कि आपने कौन से कैंडिडेट को करना है। उसके लिए आप एक्सेल शीट में प्लस माइनस पॉइंट्स कैंडिडेट के नोट कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट सिटिंग काउंसिल मेंबर है या रीजनल काउंसिल मेंबर है तो उसकी हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स क्या है, उसकी पहले विजन क्या था, अकम्पलिशमेंट्स क्या है, इन चीजों के बेस पे आप डिसाइड करके उनकी मार्किंग कर सकते हैं। उनका फ्यूचर पोटेंशियल क्या हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में आपने रेगुलेटर्स के पल्ले भी डालना है कि आईसीएआई की क्या पोटेंशियल है, आईसीएआई क्या डिलीवर कर रहे हैं मेंबर्स, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो इन चीजों के लिए आप प्रॉपर एनालाइज करके जाइए, एक्सेल शीट बनाइए, उसके बाद आप अपना करिए डिटरमाइन कि किसको कौन सा आपने प्रेफरेंस देना है। उस प्रेफरेंस वाइज आप वहां पे फटाफट जाके अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर बाई चांस आपको लगता है भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बिल्कुल कोई प्रेफरेंस डिजर्व नहीं करता तो वहां पे आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। तो ये आपने करना है, ये अब हमारा सबका दायित्व है। अगर आप एवेल्युएट करेंगे, ड्यू डिलीजेंस करेंगे जाने से पहले, तो ही आप इस चीज को कर सकते हैं। अगर किसी भी मेंबर को कोई कंफ्यूजन है तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है और हम इसको इमीडिएट बेसिस पर रिवर्ट करेंगे। और आप इस तरह की अपडेट्स लेने के लिए रेगुलर बेसिस पे हमारा सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता और साथ में ही बेल का आइकॉन दबाइए सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आए आपको इमीडिएट बेसिस पर नोटिफाई हो सके।